हेलो स्टूडेंट, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इस स्पर्धा सीरीज में लेने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखो इसमें क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ एक बड़ा टॉपिक है, तो प्रॉब्ली हमें 2 क्लास लग रही होगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका प्योर एलसीएम पे भी पूछता है और एचसीएफ पे भी पूछता है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा मैंने देखा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो या तो प्योर एलसीएम पे होते हैं या फिर मिक्स पे होते हैं। एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स कॉन्सेप्ट पे हो रहे होते हैं। तो अभी आज का हमारा एजेंडा क्या है, आज का हमारा एजेंडा है हम लोग एलसीएम देख रहे होंगे, सिर्फ एलसीएम की बात हम लोग कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे एचसीएफ का। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम की बात करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है और कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की, जिसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब, और देखो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एफ क्या है, यहां पे फैक्टर है, फैक्टर्स। और ये क्या है आपका, एम क्या है, मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपको समझना। देखो होता क्या है, जब हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं गुणज की, और ये बात कर रहे हैं हम लोग गुणनखंड की, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 10 और 12। अब अगर मैं बात करूं कि 10 के मल्टीपल कौन होंगे, गुणज कौन से नंबर होंगे, तो वो सारे नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं, वो सारे नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, 10 के गुणज बोलते हैं, 10 के मल्टीपल बोल रहे होते हैं। अब 10 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। 12 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होंगे, आप देखो 12, 24, 36, 48, 60, ये भी चलता रहेगा। मतलब वो सारे नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाएंगे वो आपके 12 के गुणज होंगे या मल्टीपल होंगे। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है आपसे, वो आपसे कह रहा है यहां पे सिंपली कि लीस्ट कॉमन। अब देखो दो वर्ड है, एक तो है लीस्ट, अब लीस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटा, और कॉमन, दोनों में कॉमन। अगर हम मान लो हम 10 और 12 का एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो कॉमन हो, सबसे छोटा हो, तो वो नंबर देखो कौन सा, दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 60 आ रहा है। तो अब अच्छा अगर ध्यान से देखो, तो अगर ये सीरीज चलती रहे तो आगे नंबर कहीं पे 120 भी आएगा यहाँ पे, और यहां भी 120 आ रहा होगा, भाई वो भी दोनों कॉमन होगा। क्योंकि 10 अगर आप गुणा करते चलोगे, 12 बार गुणा करोगे 120 आ जाएगा, और 12 को अगर आप 10 बार गुणा करोगे तब भी 120 आएगा, तो ये भी कॉमन नंबर है। और ऐसे ही आगे भी आपको नंबर मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि यही दोनों नंबर हैं, आगे भी आप जब बढ़ते रहोगे तो आपको इसी तरीके से नंबर मिलते रहेंगे। लेकिन आपको कौन सा लेना है, सबसे छोटा वाला लेना है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलसीएम होता है किसका, 10 और 12 का, वो सिंपली कितना होता है, 10 और 12 का एलसीएम जो होता है आपका वो 60 आएगा। ये चीज आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। अब डेफिनेटली ये तरीका तो बिल्कुल नहीं है इसको आंसर निकालने का, ये तरीका तो नहीं है। क्योंकि अगर 4-5 नंबर दे दे, मान लो 48 दे दे, 35 दे दे, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी गुणा करना, उसको निकालना। तो तरीका कुछ और है, समझने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे इस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है हमेशा कि भाई एलसीएम है तो एचसीएम क्यों नहीं है, हम क्यों इसकी बात नहीं करते, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात क्यों नहीं करते हम लोग, एचसीएम क्यों नहीं निकालते हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, मैं बच्चों से पूछता भी हूं। अब इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो ये दोनों नंबर क्या है, ये नंबर इनफाइनाइट तक चलती रहेगी सीरीज, भाई 10 के मल्टीपल तो आप बढ़ाते रहो, बढ़ते रहेंगे। उसी तरीके से 12 के मल्टीपल भी क्या है, ये अनंत तक चले जाएंगे, भाई बढ़ते रहेंगे आपके। तो अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है,
भाई लीस्ट यहां निकालना है, मैं कह रहा हूं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं निकालते, क्योंकि अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने पे आ गए तो आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आपका इनफाइनाइट ही आ रहा होगा। ठीक है, अनंत संख्याएं संख्याएं जो होगी वो दोनों में कॉमन होंगी। तो सिंपल सा, इसीलिए कभी हम इसकी बात नहीं कर रहे होते, हमेशा हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे होते। ये तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक बार एचसीएफ को भी देख लेते हैं मोटा मोटा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 10 और 12 का ही बात करूं, तो 10 के फैक्टर्स वो सारे नंबर होंगे, 10 के गुणनखंड वो सारे नंबर होंगे जो 10 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, जो 10 को डिवाइड करते हैं वो सब 10 के गुणनखंड होंगे। फॉर एग्जांपल 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया। ये सब नंबर क्या है, ये सब नंबर 10 के फैक्टर्स है या गुणनखंड है। 12 के फैक्टर कौन कौन से नंबर होंगे, सिमिलरली देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ये सब क्या है, ये सब 12 के फैक्टर्स हैं। अब यहां पे क्या कह रहा, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट भी है, देखो कॉमन कौन कौन से फैक्टर हैं, एक कॉमन है, दो कॉमन है और कुछ कॉमन है और कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो यहां पे कह रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है आपका 2। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 10 और 12 का वो 2 आ रहा होगा। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या मासापा बोलते हैं इसको, लासापा बोलते हैं। तो ये आपको यहां पे समझ में आना चाहिए। अब सिमिलरली वही क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहां पे हम लोग एलसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं, एलसीएफ क्यों नहीं निकालते हैं, और एलसीएफ निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा। एलसीएफ अगर हम निकालने लगे किसी भी दो नंबर का तो आंसर क्या आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे होगे। तो ये तो हो गया इनका बेसिक जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, अब देखो एलसीएम की अगर हम लोग बात करें, अब इसके अलग अलग मेथड है निकालने के, अलग अलग मेथड है। एक सिंपल सा मेथड जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये मेथड जो है आपका मैक्सिमम टाइम यही यूज हो रहा होता है। बस इसी को थोड़ा बहुत ऊपर किसी ने कर दिया, किसी को नीचे, मतलब समझ लो आप ना, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट यही है। बस अब होता क्या है कि कोई फैकल्टी होगा वो बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, कॉन्सेप्ट यही लगना है, आप उसको जैसे भी तोड़ना चाहो तोड़ लो। अब ये मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मान लो 10 और 12 ही दे रखे हैं, हम इनको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, देखो 10 को अगर मैं तोड़ूं सिंपली क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। क्या मैं इसके बाद तोड़ सकता हूं इसको, 2 और 5 को, और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता मैं, तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 12 को आप देखो क्या कर सकते हो, 12 को आप कर सकते हो 4 गुणे 3, लेकिन 4 अभी भी ब्रेक होगा। 4 क्या कर सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये देखो आपने इसको पावर में ब्रेक किया, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो ये क्या हो गया आपका, ये सिंपली आपका, अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये आपका प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो गया। अब अगर आपको एलसीएम निकालना है 10 और 12 का, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा हाईएस्ट पावर ले लोगे। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर है यहां पे 2। ठीक है, अब 5 की हाईएस्ट पावर क्या है। अब बच्चे को लगता है भाई 5 यहां पे है, यहां पे है ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, 5 की पावर 0 और यहां पे 3 की पावर 0। 0 का मतलब क्या हुआ, किसी ए की पावर 0 क्या होता है, ए की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है हमेशा। ए की पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहां पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते, तो आप इसको समझने के लिए, लिखना नहीं है आपको। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, यहां पे 1 है, यहां पे 0 है, तो 5 की मैक्सिमम पावर आपकी 1 आ गई। अब 3 की मैक्सिमम पावर देखो, 3 की मैक्सिमम पावर यहां 1 है, यहां 0 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 1 आ गई। तो ये सिंपली कितना हो गया, 4 गुणे 15, आंसर आपका 60 आ गया।
तो ये तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं आपका एलसीएम निकालने के लिए। तो सिंपल तरीका है, इसमें भी कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद देखो एक और तरीका आता है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो। सिंपली आप इसको ऐसे देखो, 10 और 12 का निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप 12 को ब्रेक कर लो। 12 क्या होता है, 4 गुणे 3, तो 4 क्या हो गया, 2 का स्क्वायर और 3, यही होता है। अब सिंपली आप बस देख लो कि 10 में अगर आप 10 को ब्रेक करोगे तो कौन सी चीज यहां नहीं मिल रही है, उसी को यहां पे गुणा कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो अगर आप देखो 10 में क्या होता है, 10 होता है 2 गुणे 5, कितना होता है, 2 गुणे 5 होता है। तो आप देखो 2 तो ऑलरेडी है यहां पे ना भाई, यहां तो 2 की पावर 2 है ऑलरेडी है, और 5 नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, आंसर मुझे 60 मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिंपल तरीका और जल्दी करने का तरीका है, तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब देखो एक मेथड और है इसको निकालने का, हम इस तरीके से भी कुछ निकाल रहे, तो जैसे मान लो 10 दिया है, 12 दिया हुआ है। ये बचपन में हमने सीखा था, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो आप। यहाँ पे मान लो 10 और 12 दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसको सबसे छोटे नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, हम 2 से भाग देना चालू करते हैं। तो कितना आएगा, 5 आएगा, ये 6 आएगा, फिर 2 से चला जाएगा। अब देखो ये नहीं जा रहा, इसको हम वैसे ही लिख देंगे। ये जा रहा, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब अगला नंबर किससे, 2 से तो नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा। ये इसको वैसे ही उतार दिया, ये 1 आ जाएगा, 3 को 3 से भाग दिया, 1 आ गया। अब ये 5 से जा रहा होगा, ये दोनों 1 1 आ गया। तो अब अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सिंपली वही चीज आ रही है जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया था, वही वाली चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब यहां पे अगर आप एक चीज देखो, एक यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लर्न कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसे मान लो अगर नंबर ऐसे दे रखे हैं 10, 20 और 50, ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है। हमें इनका एलसीएम मान लो फॉर एग्जांपल निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 से भाग मान लो दे रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आएगा, और ये आपका 25 आ रहा होगा। फिर 2 से चला जाएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 25 हो जाएगा। अब 5 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, सब जगह 1 1 1 आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज समझो आप कि जैसे यहां पे 10 था, 20 था। अब 20 क्या है, 20 10 का मल्टीपल है। 20 जो है 10 का मल्टीपल है। तो क्या हम इस 10 को पहले ही हटा सकते हैं? आप अगर ध्यान से देखो तो क्या इस 10 का कोई फर्क पड़ रहा है? आप देखो, इसको भूल जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, 2 को आपने 2 से भाग दिया, यहां पे 5 आया, यहां पे 10 आया। फिर आपने 2 से भाग दिया, यहां पे 5 आया, यहां पे 10 आया। फिर आपने 2 से भाग दिया तो यहां पे 5, यहां पे 5 आया। फिर आपने 5 से भाग दिया तो यहां पे आपका 1 1 आ गया। तो अगर आप देखो, अगर ये ना भी होता, अगर ये वाला 10 ना भी होता, तब भी तो आपको इतने ही स्टेप करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते? तब भी तो आप यहां पे ये सारे स्टेप कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते? तो मतलब क्या है, अगर कोई नंबर मल्टीपल में दिया हुआ है तो आप छोटे वाले नंबर को हटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहे कि एलसीएम निकालो 12, 24 और क्या नाम है 48 का फॉर एग्जांपल, तो अब क्या है, 48 जो है वो 24 और 12 का मल्टीपल है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं और डायरेक्टली बोल सकते हैं एलसीएम कितना आएगा, 48 आ रहा होगा। क्योंकि इसका वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली इसी का फर्क पड़ने वाला है। जैसे मान लो कहीं आपको एलसीएम पूछ ले 10 12 सॉरी 10 20 और 35 का, मान लो आपसे ये एलसीएम पूछा गया कि बताओ भाई इसका एलसीएम क्या आएगा। तो चूंकि 10 जो है 20 का 20 जो है 10 का मल्टीपल है, तो हमने इसको वैसे ही कैंसिल आउट कर दिया। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, 20 और 35 का मल्टीपल निकालना है, और कौन सा कॉमन आएगा
वो देखना है। तो अगर एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 5 और ये हो जाएगा 5 गुणे 4। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो 5 ऑलरेडी है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 7 है, यहां पे क्या चीज नहीं है, 4 नहीं है, तो यहां पे हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 140 आपका एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर का। तो अगर कोई नंबर मान लो मल्टीपल में मिल जाता है, भाई 10 20 30 35, तो 20 जो है आपका 10 का मल्टीपल था, तो हमने डायरेक्टली 10 को कैंसिल कर दिया, सिर्फ हम 20 और 35 की बात कर रहे होंगे। ये चीज आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। अब इसी चीज को अगर आप समझ गए तो एक और तरीका है जिससे आप आंसर को निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहां पे अगर मान लो 35 दिया हुआ है और आपको 20, और चलो मान लो 10 भी ले लेते हैं, जनरली तो हम 10 को कैंसिल कर देंगे लेकिन ले लेते हैं यहां पे, और हम सोचें कि भाई हम जो है इसका एलसीएम निकालना है, तो हम सिंपली देखेंगे क्या चीज होने से ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो सिंपली कैसे देखेंगे, अब मान लो अगर मैं 5 से कट करूं तो यहां 7 आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 2 आ जाएगा। अब कुछ और कटेगा क्या, कहीं कुछ और ऊपर नीचे में कट पाएगा, भाई यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 7 है, नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर और नीचे वाले में यहां 4 ये 2, तो 2 तो ऑलरेडी 4 का मल्टीपल है। मतलब अगर ऊपर 4 और हो जाए, मतलब अगर ऊपर 4 और हो जाए तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इन नंबर के मल्टीपल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। आप देखो इसको, अगर मैं 35 गुणे 4 कर दूं कितना हो जाएगा, 140 आएगा, और 140 क्या है, 20 का भी मल्टीपल है और 10 का भी मल्टीपल है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं किस नंबर से ऊपर गुणा कर दें कि ये नंबर जो है मल्टीपल आ जाए। यही तो लॉजिक हम अपना रहे थे ना। देखो यहां क्या किया हमने, हमने देखा कि यहां 7 और 5 है, इसमें से क्या नहीं, 5 यहां था वो ऑलरेडी है यहां पे, 4 नहीं है। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो जो नंबर आएगा वो सबका मल्टीपल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दे 12, 52 और 96, अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। हम क्या करेंगे, हम 96 को 12 और 52 से भाग दे, भाग मतलब काटने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या चीज ऊपर नहीं है जिससे कि वो मल्टीपल हो जाए। सबसे पहले 2 से कटेगा, देखो 2 से काटा, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, ये 6 आ गया, और यहां पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहां 48 है, यहां 26 है, यहां 6 है। अब किससे कटेगा ये, 8 4 12, 6 3 से नहीं कटा, 2 ही से कटेगा। 2 से काटा 24 आ गया, 2 से काटा 3 आ गया, और 2 से काटा आपका कितना आ गया, ये 13 आ गया। अब देखो 3 से ये कट जा रहा, 8 कट जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, नीचे सिर्फ 13 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 96 में 13 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, जैसे 13 का गुणा यहां पे होगा, ये जो नीचे वाले दोनों नंबर हैं या जो ऊपर वाला नंबर भी है, जो भी आएगा 96 गुणे 13, वो क्या होगा, वो इन सब नंबर का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे एलसीएम निकालना है किसका किसका, 12 था, 52 था और 96 था, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 96 गुणे 13। यही आपका आंसर आ रहा होगा। आप चाहना तो करके भी देख लेना, कॉन्सेप्ट वही है कि भाई यहां 13 बच रहा है, अगर ये 13 और हो जाए यहां पे तो जाहिर सी बात है नीचे वाले दोनों नंबर का जो भी आंसर आ रहा होगा वो मल्टीपल होगा। तो सिंपल सा है, वही आपका एलसीएम भी होगा। इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। तो ये भी एक तरीका है यहां पे। अच्छा अब देखो, अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दो नंबर दे रखे ए एंड बी, ए आपका बड़ा है बी से, आपसे कह रहा है फाइंड रेंज ऑफ एलसीएम, फाइंड द रेंज ऑफ एलसीएम। अब रेंज ऑफ एलसीएम का मतलब क्या हुआ, देखो जब भी ये वर्ड आपका आता है ना रेंज, रेंज का सिंपल सा मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू।
मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर ए बी से बड़ा है तो पॉसिबल मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखो, अगर दो नंबर दे रखे हैं, आपके दो नंबर मान लो दे रखे हैं 6 और 7, 6 और 7 कैसे नंबर हैं? को प्राइम, को प्राइम नंबर हैं। अब ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने, को प्राइम, साअभाज्य संख्या। साअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि इनके दोनों के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होगा, वन ओनली। क्योंकि अगर आप 6 का फैक्टर निकालो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा। 7 का फैक्टर निकालो, 1 मिलेगा, 7 मिलेगा। तो वन ही है ऐसा जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो कैसे नंबर कहलाते हैं? वो कहलाते हैं साअभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर। तो अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों नंबर दे रखे हैं तो अगर इनका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सिंपली दोनों को गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी भी दो नंबर के एलसीएम की? वो हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई होगी। और कब होगा ये? जब दोनों नंबर जो हैं वो सभाज्य संख्या हैं। तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू तो हमें मालूम चल गई, वो कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है a इंटू बी। अगर a और b सभाज्य हो जाए तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। अब देखो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा आपका? आप कोई भी नंबर मान लो 10 और 12 लिया हमने, अब 10 और 12 में तो 60 आ रहा है। लेकिन एक पॉसिबल केस सोचो, अगर दो नंबर ऐसा ले लो 10 और 20, तो अभी क्या हो जाएगा? 10, 20, 30, 40 ये इसके मल्टीपल्स हो गए, और 20 का मल्टीपल हो गया 20, 40, 60 ये इसके मल्टीपल्स हो गए। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दोनों के बीच में कॉमन 20 है। मतलब अगर बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या का मल्टीपल है तो हमेशा क्या होगा? यही जो बड़ी वाली संख्या है यही आपको क्या मिलेगी? यही आपका एलसीएम मिलेगा। तो यही एक पॉसिबल, इससे छोटा एलसीएम नहीं मिल सकता। मतलब अगर दो नंबर दे रखे हैं तो बड़ी वाली संख्या से ज्यादा छोटा नंबर आपको एलसीएम में नहीं मिल सकता, यही इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर ए और बी है, कंडीशन क्या होगी? जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का मल्टीपल हो जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी? मिनिमम वैल्यू ए मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एलसीएम ऑफ ए और बी है वो बड़े वाला जो नंबर है ए और बी में उसके बराबर या उससे बड़ा होगा, और ए और बी के गुणा से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो ये आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा देखो ये तो हो गया अब एलसीएम की थ्योरी वाला पार्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एलसीएम के मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करने पड़ते। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप उसको डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व कर सकते हो, डिजिट सम से सॉल्व कर सकते हो, या फिर रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको वहां पे इंट्रोडक्शन उसका भी दे रहा हूं, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको बोर करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा बस आपको। अगर आपको वो समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें डिजिट सम, जैसे मान लो अगर कोई संख्या दे रखी है 4, 7, 3, 5, 2, 1, मान लो ये दे रखा है, हमसे पूछ रहा है कि अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आप सिंपली डिजिट्स का सम निकाल लो। कई बार डिजिटल सम बोल देते हैं, लोगों से कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। कुछ नहीं भाई, डिजिट का सम निकालो और देखो क्या प्रॉपर्टी यही है 9 की। तो अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 4 11, 11 11 और 3 14, 14 5 19, 21 22। अब ये 22 आ रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर आप 22 को 9 से भाग दोगे तो 4 आएगा, आपका रिमाइंडर 4 आ रहा होगा। तो रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना आएगा? रिमाइंडर आपका यहाँ पे 4 आ रहा होगा। तो आप इसको बस ऐसे समझ सकते हो कि अगर मान लो इस संख्या को मैं 9 से भाग दूं तो मुझे पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, मैंने डिजिट का सम कर लिया, और डिजिट का सम करने के बाद अगर मुझे
मतलब जो भी संख्या आ रही है मैं उसे, अगर भाई बड़ी संख्या है 9 से तो आपको 9 से फिर से भाग देना पड़ेगा, छोटी है तो भाई आपको उस तरीके से देखना, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और अगर 9 आ गया तो जाहिर सी बात है कि आपका वो 0 हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, जैसे ये 4 आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको 22 हो गया था ना, मान लो मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे, तो 7 3 10 5 4 9 यहाँ पे 0 कर दूं, मान लो ऐसे कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या हो रहा है, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 5 हाँ 14 और 5 नहीं, अभी गलत हो गया क्या, 7 3 10 4 14 5 19, अभी भी ज्यादा हो रहा है। तो इसको मान लो मैं 4 0 कर दिया, ठीक है। अब आप देखो तो ये 7 3 10, 14 4 18, 18 को 9 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा होगा। तो ये क्या हुआ, इस संख्या को अगर आप 9 से भाग दे रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो इसमें एक चीज आप और समझो कि हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 4 7 3 5, अब हम इसको 3 से भाग दे रहे हैं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है कि डिजिट का सम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14 5 19, 19 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा होगा। तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि भैया अगर मैं चाहे 3 से कर रहा हूं या 9 से कर रहा हूं, जो भी डिजिट का सम आ रहा है, अब अगर वो भाई 9 से छोटा आ गया तो वही रिमाइंडर होगा, बड़ा आ गया फिर से डिवाइड कर दो 9 से, 9 ही आ गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। सेम केस विद 3 भी है आपका। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई नंबर x दे रखा है, x को मान लो अगर हम 15 से भाग देते हैं और रिमाइंडर हमारा मान लो 12 आता है, कितना आ रहा रिमाइंडर, 12 रिमाइंडर आ रहा है। तो अब लॉजिक क्या है, अगर ये रिमाइंडर 12 आ रहा है तो अब आप ये समझो 5 क्या होता है, 5 होता है 15 होता है 5 गुणे 3, मतलब अगर मैं इसी सेम संख्या को 5 से भाग दूंगा तो आप देखो रिमाइंडर यहां कितना आता, 12 आ रहा था। आपको अगर निकालना है कि 5 से भाग देने पे कितना आएगा, तो आप सिंपली इस 12 को 5 से भाग दे दो तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये संख्या x है और उसको मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर 2 आ रहा होगा। आप करके देख लो। जैसे मान लो एक संख्या हमने ले ली 27, 27 को 15 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 12 आया। अब अगर इस 12 या 27 को मैं 5 से भाग दे दूं तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे रिमाइंडर 2 मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको हम लोग यूज कर रहे होंगे कॉन्सेप्ट को, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं कह रहा हूं कोई नंबर x है, मान लो वो 44 से डिविजिबल है, x अगर 44 से डिविजिबल है तो हम ये भी कह सकते हैं कि x जो है वो 11 से भी डिविजिबल होगा और x जो है वो 4 से भी डिविजिबल होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि 44 क्या होता है, 11 गुणे 4, और ऐसा नहीं कि केवल 11 गुणे 4 कर सकते हो, जितने फैक्टर होंगे सबसे डिविजिबल होगा। 44 का फैक्टर लिख लो, क्या हो जाएगा, 1 2 देन 4 और क्या जाएगा, फिर आपका 2 का 4 का हो जाएगा आपका 11, 2 का हो जाएगा 22 और 44, और कुछ शायद छूट नहीं रहा, सारे हो गए, ठीक है। तो अब देखो 44 के सारे फैक्टर हैं, तो अब अगर कोई नंबर 44 डिविजिबल है तो 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 11 से भी होगा, 22 से भी होगा और 44 से तो है ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप इसको बस सॉल्व करने के लिए इस तरीके से लिख सकते हो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको आता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम लोग यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले 9 वाला यूज करेंगे, फिर 3 वाला यूज करेंगे। अच्छा इसमें एक और आता है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। जनरली 8 का डिविजिबिलिटी रूल लोग क्या बताते हैं आपको, कि जैसे मान लो ये संख्या दे रखी है, ठीक है, वो कहते हैं कि अंतिम की 3 संख्या को डिवाइड कर दो 8 से। अगर अंतिम की 3 संख्या डिविजिबल है 8 से
तो वो नंबर डिविजिबल होगा, और अगर नहीं डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर होगा। ये जनरली लॉजिक होता है लोगों का। मैं कहता हूं कि अंतिम की 3 संख्या भूल जाओ, आप सिर्फ अंतिम की 2 संख्या पे कंसंट्रेट करो। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर तीसरी संख्या इवन है, अगर तीसरी संख्या इवन है तो आप सिंपली 40 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 पंचे 40, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लेकिन मान लो अगर यही संख्या यहां पे हम ऑड कर दें, विषम कर दें, तीसरी संख्या क्या कर दें, ऑड कर दें, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, आपको जो अंतिम 2 संख्या भी देखनी है फिर से, लेकिन अंतिम 2 संख्या में आप 4 जोड़ दोगे और जो संख्या आएगी उसको डिवाइड करोगे 8 से। तो चूंकि 8 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए संख्या आपकी 8, ये पूरी संख्या देखो क्या किया, 4 जोड़ा 46 आ गया, 46 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब पूरी संख्या आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन मान लो संख्या ऐसी दी होती 475744, अब आपको क्या करना है, आपको 3 संख्या नहीं देखनी है, ये ऑड है, 4 जोड़ा 48 आया, 48 डिविजिबल है 8 से, खत्म, मतलब पूरी संख्या आपकी डिविजिबल 8 से होगी। ठीक है, अब यहां कोई पूछ ले भाई रिमाइंडर कितना आएगा यहां पे 8 से डिवाइड करने पे, तो जाहिर सी बात है अगर आप यहां पे 46 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40, 6 आपका रिमाइंडर आ रहा होगा। आप भाग करके देख लेना, आपको रिमाइंडर 6 ही मिलेगा। तो थोड़ा बहुत ये आपको डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिससे कि आप इन सारी चीजों को लगा पाओ क्वेश्चंस में और आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो एक और चीज आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, भिन्न। अगर मान लो मुझे एलसीएम निकालना है ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ का, तो ये सिंपल सा होता है एलसीएम ऑफ ए, सी और ई, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ, ये हम यहां पे टेक्निक लगा रहे हैं। तो ध्यान एक ही चीज का रखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, देखो यहां पे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं एलसीएम ले रहा हूं 10/15 और 6/14 का, मान लो ये दे रखा है। अब आपको लगेगा यार सर ने बताया था ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले का एचसीएफ लेना है। आप क्या करोगे, आप यहां पे एलसीएम ले लोगे किसका, 10 का और 6 का, और नीचे वाले का एचसीएफ ले लोगे किसका, 15 का और 14 का। तो देखो ऊपर कितना आएगा, ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे आपका 1 आएगा, तो आपको लगेगा आंसर 30 आया, लेकिन ये गलत अप्रोच है, ये अप्रोच गलत है। आपको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब क्या, इसको पहले आप कट करो, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। सबसे पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, अब आपको एलसीएम निकालना किसका किसका है, 2/3 का और 3/7 का, ये आपको एलसीएम बेसिकली निकालना रहेगा। अब देखो 2/3 और 3/7 का, ऊपर वाले का एलसीएम लोग कितना आएगा, 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, नीचे वाले का एचसीएफ 1 आ गया, आपका करेक्ट आंसर 6 आ रहा होगा एलसीएम इन दोनों भिन्नों का। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखना, बाकी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब देखो एलसीएम में 2-3 तरह के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे मान लो मैं कहूं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो ए और बी से कंप्लीटली डिविजिबल हो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहां पे एक कंडीशन दे सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मोर देन ए एंड बी, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। अब स्मॉलेस्ट नंबर मोर देन ए और बी क्यों कह रहा है वो बता दूंगा मैं अभी आपको। विच व्हेन डिवाइडेड बाई, विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए एंड बी लीव्स नो रिमाइंडर, या सिंपली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए एंड बी।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मोर देन a एंड b विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई a एंड b। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आता है, इसका मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो a और b से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है एलसीएम ऑफ a एंड b। आंसर क्या आएगा, हम दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 7 and 8 leave no remainder। ठीक है ना, तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल सा आंसर एलसीएम ऑफ 7 और 8 दैट मींस 56 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका पहला केस हो गया। अब जैसे इसमें हम लोग एक के लगा देते, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पे के क्या है। के का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया अगर आपको पहला नंबर निकालना है के की वैल्यू 1 रख दो, आपको दूसरा नंबर निकालना है के की वैल्यू 2 रख दो, आपको तीसरा नंबर निकालना है के की वैल्यू 3 रख दो, आपको 50वां नंबर निकालना है के की वैल्यू 50 रख दो। बस यही मतलब होता है उसका, और कहीं कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब सेकंड केस बनता है कि विच लीव्स, अब यहां पे एक केस दे देगा आपको सेकंड केस कि यहां पे तो नो रिमाइंडर था, अब यहां पे दे दे कि आपका विच लीव रिमाइंडर which leave one as remainder in both cases। इन बोथ केसेस मतलब दोनों केस में 1 आपका रिमाइंडर आए। तो अब ऐसे केस में क्या करना होगा भाई, ये नंबर तो डिविजिबल होगा, अगर आपको 1 रिमाइंडर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, यहां पे 1 ऐड कर देना होगा, यहां पे आपको 1 ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मोर देन 7 एंड 8 एंड विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 8 लीव रिमाइंडर 1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ रहा होगा, हम एलसीएम लेंगे किसका, 7 और 8 का, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर 57 आ जाएगा। एलसीएम 56 आ गया, एक जोड़ दिया 57। अब देखो ये के की इंपॉर्टेंस यहां पे आ जाती है, क्योंकि मान लो दूसरा नंबर पूछेगा फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो ऐसे केस में क्या करना होगा। अब बच्चा सोचता है ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर में 2 से गुणा कर देगा, नहीं ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको अगर दूसरा नंबर निकालना है तो आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 8 इंटू सेकेंड स्मॉलेस्ट निकालना है तो यहां 2 से गुणा करके 1 जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो डिविजिबल होगा 7 और 8 से, और यहां पे आपको 1 जोड़ना पड़ेगा जिससे आपको मिल जाए जो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको आप 7 और 8 से भाग देने पर एक रिमाइंडर मिलेगा। तो यहां पे जनरली फिर से हम लोग के लगा देते हैं। अब ये के का मतलब क्या है, अगर पहली वैल्यू निकालनी तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो, दूसरी निकालनी 2 रख दो, 10वीं निकालनी के की वैल्यू 10 रख के 1 जोड़ दो। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पाया क्लासरूम में बच्चा ये के बड़ा कंफ्यूज रहता है, के कुछ नहीं है, सिंपली कौन सी वैल्यू निकालनी है बस उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे रख दोगे आंसर। ठीक है, अब तीसरा केस, यहां पे ये 2 केस हो गए, तीसरा केस आपका यहां पे बनता है कि जो कहता है कि मान लो किसी नंबर को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 7 leave 3 as remainder, which when divided by 8 लीव 4 एज रिमाइंडर। तो यहां पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो दोनों जगह डिफरेंस बराबर आ रहा है, जिससे आप भाग दे रहे हो और जो रिमाइंडर आ रहा है दोनों के बीच का अंतर बराबर है। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या होता है, ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एलसीएम लेना होता है 5 सॉरी नॉट 5 एंड 6 7 एंड 8 के, और माइनस करना होगा जो डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 आ रहा है, तो आपको वो डिफरेंस माइनस करना होगा। तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा 56 के माइनस 4। मान लो आपको पहला नंबर निकालना है तो ये 56 माइनस 4 आपका 52 आएगा। 52 को 7 से भाग दो, 7 सता 49, 3 रिमाइंडर आ रहा कि नहीं आ रहा, 8 से भाग दो, 8 छंग 48, 4 52, 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, जो डिफरेंस है एलसीएम लेने के बाद उसको माइनस कर दोगे, पहला नंबर आपका हो जाएगा के की वैल्यू 1,
दूसरे नंबर के लिए k की वैल्यू 2, 10वें नंबर के लिए k की वैल्यू 10। तो ये बेसिकली 3 केस आपके बन रहे होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मोर देन a एंड b। इसका लॉजिक सिर्फ ये होता है, कई बार लोग बोलते हैं कि भाई 1 रिमाइंडर आ रहा है, अगर आप 1 को भी 7 से भाग करो और 1 को 8 से भाग करो, तब भी तो रिमाइंडर 1 आएगा। भाई 1 को 7 से भाग किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 1 को 8 से भाग किया, तब भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर सर 1 हो जाएगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 8 लीव रिमाइंडर 1, तो आंसर कैन बी 1। ठीक है ना। तो टेक्निकली थोड़ा सा गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं लिख ले भाई कि ए और बी से बड़ा है वो। ठीक है ना। अगर मान लो भाई होता ना, अब आपका कुतर्क होता है कि सर दोनों ऑप्शन में दे रखा है, 57 भी ऑप्शन में है, 1 भी ऑप्शन में है, तो मैं कहूंगा टेक्निकली 1 सही होगा फिर, क्योंकि 1 को अगर आप 7 से भाग दोगे या 8 से भाग दोगे, रिमाइंडर आपका 1 ही आ रहा होगा। तो थोड़ा सा बस वो आपको समझने वाली बात है। जनरली वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन नहीं देते एग्जाम में, 57 ही आपको दे रहे होंगे वहां पे वो, या फिर 1 ही दे रहे होंगे, दोनों केसेस नहीं देंगे। तो ये बेसिकली 3 केस बनते हैं। अभी हम लोग देखो, जरूरत नहीं पड़ती जनरली इन सब चीजों की, हम उसको नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे इससे। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एलसीएम के, जो हमने पढ़ा है अभी तक। देखो मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे कि डिजिटल सम वाला, रिमाइंडर थ्योरम, वो सब हम लोग यूज कर रहे होंगे। अदरवाइज कहीं जगह पे नहीं लगेगा वो भी देख लेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, p दे रखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 8, q दे रखा है 3 की पावर 5, 7 की पावर 3, एंड पूछा क्या गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q। तो सीधा सीधा इसका आंसर लिखते हैं। क्या करना होगा, सबकी मैक्सिमम पावर ले लो। 2 की मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की मैक्सिमम पावर 8 है, 5 की पावर 8 हो जाएगा, 3 की पावर मैक्सिमम 5 है, 3 की पावर 5, और 7 की मैक्सिमम पावर 3 है, 7 की पावर 3। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सबकी मैक्सिमम पावर ले लेना है। और मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो आप सोचो यहाँ पे तो 3 है ही नहीं है, तो हम उसको पावर 0 कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इसका हमें एलसीएम निकालना है। अब मैंने आपसे कहा था कि ऐसे केस में जब भी फ्रैक्शन दे रखा हो तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ लेते हैं। लेकिन एक मैंने आपको सावधानी बताई थी कि आपको बस ये देखना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ सारे नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 1, 2, 5 और 4 का, और नीचे हमें एचसीएफ लेना होगा किसका, 3, 9, 6 और 27 का। ये कितना आ जाएगा, 1, 2, 5, 4 का एलसीएम, 4 पंचे 20, ये ऊपर 20 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 3, 9, 6, 27 का सबसे छोटा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो। ठीक है ना, सॉरी, हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर, नॉट छोटा, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम ऑफ ये नंबर। अब देखो यहां पे जब भी डेसिमल आ जाए तो डेसिमल में आपको क्या करना होता है, देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.126, 0.36 एंड 0.96। अब सबसे पहली चीज आपको यहां पे क्या समझनी है, सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आपको डेसिमल हटाना है। ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इसका डेसिमल हटाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 1000 से गुणा कर दूंगा और 1000 से डिवाइड कर दूंगा, यही तो करूंगा मैं कि नहीं। तो अगर मैं 1000 से गुणा करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 126। लेकिन आप सिंपली एक नंबर पे नहीं करोगे, आपको सब में करना पड़ेगा सेम ही चीज, और नीचे वाले को अभी भूल जाओ कुछ देर के लिए। तो अभी हमने क्या किया, अभी हम सब नंबर में गुणा करेंगे तो 126 हो जाएगा। यहाँ पे 1000 से गुणा किया तो कितना आएगा, 360 आएगा, और यहाँ पे हमने 1000 से गुणा किया तो कितना आएगा, ये हमारा 960 आ रहा होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना, हमें इसका एलसीएम निकालना है सिंपली इन तीनों नंबर का। अब आप देखो, आप इसको चाहो तो ब्रेक कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो 960 है,
अब 960 को अगर ब्रेक करूं मैं तो कितना आएगा, 96 आ रहा होगा, और यहां पे कितना आ रहा होगा, 10 आ रहा होगा। अब 96 को फिर से ब्रेक करो आप, तो 2 गुणे 48 कर सकते हैं हम लोग, और 10 तो हमारा 5 गुणे 2 हो ही जाएगा। अब 48 को अगर आप फिर से ब्रेक करना चाहो तो कैसे करोगे, 12 चौक, तो जल्दी जल्दी कर सकते हो आप इसको, 12 चौक 48, तो 12 क्या होगा, 3 गुणे 4, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, 12 गुणे 4, फिर से 2 का स्क्वायर कर देंगे एंड 5 इंटू 2 कर देंगे, तो सिंपली ये कितना आ जाएगा हमारा, हमारा ये सिंपली आ जाएगा, अगर मुझे इसको लिखना है तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 2 यहां पे है, 2 की पावर 2 यहां पे, 4 हो गया, एक यहां पे एक यहां पे है, 2 की पावर 6 आ गया, इनटू साथ में क्या आ रहा है, 3 इंटू 5 भी आ रहा है। अब देखो 360 में आपको क्या नहीं मिलेगा, 126 है तो आपको क्या चीजें यहां पे नहीं है वो आप देख सकते हो। तो अगर 360 की मैं बात करूं तो 360 सिंपली क्या है, 10 गुणे 36, 36 क्या है, 12 तिहाई 36, तो 12 क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 3, यही तो है कि नहीं है भाई, 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 तिहाई 36। अब देखो क्या चीज नहीं है भाई, 10 तो है यहाँ पे, 2 और 5 का पेयर है यहाँ पे, एक पेयर आपने 2 का ले लिया, 2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 2 की पावर 6 है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बचा हुआ है 2 की पावर 6 में, ये तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर है, आपके पास सिर्फ एक 3 है यहाँ पे, तो आपको एक 3 से और गुणा करना होगा, ये 960 का था, मैंने ब्लॉक में लिख दिया, आपको एक 3 से और गुणा करना होगा। 126 देखो, अब 126 को आप कैसे लिखोगे भाई, 2 गुणे 63, यही तो करो कि नहीं करोगे, जो मिलता है उसको आप चाहो तो हटा दो, दो आपके पास ऑलरेडी यहां बहुत सारे हैं, आप 2 को चाहो तो भूल भी सकते हो, आगे ब्रेक करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे, अगर 63 को ब्रेक करूं मैं तो 3 और 21 आ जाएगा, 21 मेरा क्या होगा, अब 21 को मैं फिर से 7 गुणे 3 लिख सकता हूं, 7 गुणे 3 लिख सकता हूं, क्या किया मैंने, 126 को मैंने 2 गुणे 63 किया, तो 2 गुणे, अब 63 को मैंने ब्रेक किया, 3 गुणे 21, 21 क्या है, 7 गुणे 3, अब देखो 2 तो है ऑलरेडी, 3 का स्क्वायर है ऑलरेडी, 7 नहीं है, हम यहां पे 7 से गुणा कर देंगे, तो ये सिंपली कितना आ गया, अब देखो 960 तो इसकी वैल्यू है, 960 गुणे 21 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का, पहले सॉल्व कर लेते फिर एक तरीके और देखते हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो अब ये कितना आ गया हमारा, हमारा जो एलसीएम आया, एलसीएम आ रहा है, जो भी संख्याएं दे रखी हैं वहां पे उनका एलसीएम हमने जो लिया हुआ है 126, 360 और 960 का, वो आ रहा है 960 गुणे 21, ये हमारा एलसीएम आ रहा है यहाँ पे। अब इसको अगर आप गुणा करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये 20160, 20160, ये आपका आंसर आ रहा होगा 960 गुणे 21 करने पे। अब हमने क्या किया था, हमने तीन जो डेसिमल था सबसे बड़ा वाला, तीन अंकों के बाद देखो, 3 अंकों से पहले था, 1 2 3 अंकों से पहले डेसिमल था, हमने इसीलिए यहां पे 1000 से गुणा किया था। अब हमें जो हमने यहां पे कहा था आपसे 1000 को भूल जाओ, हमें उसको फिर से याद करना पड़ेगा, और जो भी हमारा एलसीएम आया है उसको आपको फिर से 1000 से ही भाग देना पड़ेगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20.160, या फिर बी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आपको अंत में वो डेसिमल लगाना पड़ेगा जो हमने पहले हटा दिया था, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालने का एक तरीका तो ये हो गया, सेकेंड तरीका जैसे मैंने आपसे कहा था ना, कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सबसे बड़ी संख्या है आपकी कितनी है, 960 है, इसको आप ऊपर लिख लो अपॉन 123, और कितना था आपका, सॉरी 126 था, 126 और 36 ये था आपका, ठीक है ना, 360 हो गया था, 126 एंड 360। अब देखो मुझे दिख रहा है सारी संख्याएं यहां 6 से कट रही, मैंने कहा था काट लो सबसे पहले, सब संख्याएं 6 से कट रही हैं, तो अगर मैं 6 से काटू कितना आएगा, 6 कम 6, 6 36 60 आ गया, ये 60 आ गया, 6 दूनी 12, ये 21 आ गया। अब किससे कट रहा है आपका, अब अगर आप देखो तो ये 2 से अगर मैं काटूं तो ये 80 आ जाएगा, और ये आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कट रहा है यहां पे, अब अगर मैं 10 से काटूं 10 8 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा आपका, ठीक है।
कुछ और पॉसिबल है कट पाना क्या? यहां 8 आ गया, यहां 21 आ गया, यहां 3 आ गया, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं कट पाना। तो क्या बच जा रहा है? 21 बच रहा। देखो 21 क्या है, 21 में 7 और 3 आ रहा है, तो ये वाले 3 की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी 7 और 3 आ रहा है। तो अगर मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड हो, तो मतलब यहां पे आपका अगर देखो आप ध्यान से, तो 7 और 3 की कमी है, इसलिए आपका ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो अगर मुझे इससे पूरा डिवाइड करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 960 को 7 गुणे 3 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि हमने यहां पे किया हुआ था। तो ये भी तरीके को आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे अगर, तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, सबसे बड़ी संख्या को ऊपर लिख दो, बाकी दोनों संख्याओं को लिख के आप काट लो, और बस अब ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 8 बच गया, उससे मतलब नहीं है। आपको बस सिर्फ एक चीज देखना है कि भाई सारा कुछ काटने के बाद कौन सी वैल्यू बच गई। तो 3 बच रहा है, 21 बच रहा है। अब आपको सोचो कि 21 से गुणा करें और 3 से, तो 3 का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 21 में ऑलरेडी आपका 3 आया हुआ है, इसीलिए सिंपली आप 21 से यहां गुणा कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। एक बार एलसीएम निकला, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हो एक बार इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन यहां दे रखा है, a is the smallest 3-digit number which when divided by 3, 4 and 5 give remainder 1, 2, 3 respectively. What is the sum of digit of a? अगर मैं ट्रेडिशनल तरीके से जाऊं तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 से भाग दिया, 4 से दिया, 5 से दिया, एक जगह रिमाइंडर 1 बच रहा है, एक जगह 2 बच रहा है, एक जगह 3 बच रहा है। अब सबका जो डिफरेंस है तीनों का वो कॉमन आ रहा है, जिससे भाग दे रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है दोनों का डिफरेंस बराबर, दो यहां भी आ रहा, दो यहां भी आ रहा, दो यहां भी आ रहा है। अब ये आपका एलसीएम में जो तीसरा वाला केस था, अगर आप याद करो, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 के माइनस 2, जो डिफरेंस है इसका, तीनों का एलसीएम 60 के माइनस 2 आ गया। अब देखो आपको अगर पहला नंबर निकालना है तो कैसे निकालोगे? के की वैल्यू 1 रख दोगे, 58 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया 3 डिजिट नंबर, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो आपको के की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। अब के की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखा तो 120 माइनस 2, 118 आ गया। कितना आ गया? 118 आ गया। अब ये आपकी पहली 3 डिजिट नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब आपसे कह रहा है इसका सम कितना होगा, तो 8, 9, 10, 10 आपका आंसर आ रहा होगा। ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन इतना सब टीम टाम करने की जरूरत है ही नहीं सर। उठाओ सीधा सीधा आंसर मार्क करो। कैसे? आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो 3 से भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब क्या है? अगर मैं डिजिट का सम करूंगा जो आंसर आ रहा है, तो अगर मैं उसको भाग दूंगा 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आना चाहिए। भाई यही तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, मैंने आपको बताया भी हुआ था। तो अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका जो सम है डिजिट का, वो कितना हो सकता है? वो आपका वो या तो वो आपका 1 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 7 आ जाए, या 10 कह लो या फिर 1 कह लो, बात एक ही है, 10 कह लो या फिर 1 कह लो। तो मतलब ये 3 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर डिजिट का सम 1 आ रहा है तो 3 से भाग दोगे आप तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। डिजिट का सम अगर 4 आ रहा है तो 3 से भाग दोगे तो 4 आ जाए, फिर से 1 आ जाएगा। 7 आ रहा है तब भी 1 आ जाएगा। तो आप देखो यहां पर डिजिट का सम 2 आ रहा है, आंसर नहीं होगा। 6 आ रहा है, आंसर नहीं होगा। 8 आ रहा है, आंसर नहीं होगा। 10 आ रहा, यही आपका आंसर होगा। तो कुछ नहीं करना था, कंडीशन चेक कर ली, 3 से भाग देने पे एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब डिजिट का सम करने पे 1, 4, 7 या 10 आना चाहिए। आपने वो देखा, आपको आंसर वहां से मिल गया। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है कि x एक नंबर है जो कि 4 डिजिट का है, ठीक है ना, और उसको 2, 3, 4, 5, 7 से भाग दे रहे हैं, हर केस में एक रिमाइंडर आ रहा है, और वो नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे 4 डिजिट के नंबर हो सकते हैं, तो उसने एक कंडीशन दे दी यहां पे। अब फिर से अगर आप देखो तो इसको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से लगाओगे तो कैसे लग रहा होगा? वो आपका लग रहा होगा, हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले किसका? 2, 3, 4, 5 और 7 का, ठीक है ना।
अब इसका एलसीएम निकालेंगे और एक आपको रिमाइंडर चाहिए तो 1 यहां पे लिख देंगे। अब अगर आप देखो तो ये कितना आएगा, देखो दो तो कैंसिल कर दो क्योंकि 4 है, तो 4 पंचे 20, 20 यहाँ 60, 6 सत्ते 42, 420। अब ये 420 के प्लस 1 आ गया, लेकिन आपको नंबर इन दोनों संख्याओं के बीच में चाहिए। तो आप सोचो कितना रखोगे, अगर मैं 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5, 4 पंचे 20, 5 रखने पे के की वैल्यू अगर मैं 5 रख दूं तो इन संख्याओं के बीच में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा। मैंने के की वैल्यू 5 रखी, 5 रखी तो कितना हो जाएगा ये 420 इंटू 5 प्लस 1 कितना आ गया 0, 5 दूनी 10 के 0, ये 2100 प्लस 1, मतलब संख्या कितनी आ गई आपकी 2101 आपकी संख्या आ गई, 2101 आपकी संख्या हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा x के अंकों का योग, तो x के अंकों का योग 2 3 1 4, 4 आपका x के अंकों का योग आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीके से। हम देखें क्या इसको हम डिजिटल सम से कर पाएंगे। संख्या को हम 3 से भाग दे रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, एक रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो भी डिजिट का सम आ रहा होगा उसको, जो भी संख्या है उसके जो डिजिट का सम होगा उसको जब आप 3 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है, अब डिजिट का सम अगर 15 है तो भाई अगर आप 3 से भाग दोगे तो एक नहीं आएगा, 0 आएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली 9 आंसर नहीं हो सकता, 4 आंसर हो सकता है और 10 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप 4 को भी 3 से भाग दोगे तो एक आएगा रिमाइंडर, 10 को भी 3 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आ रहा होगा। तो इसका मतलब और कुछ लग सकता है क्या, यहाँ पे 3 ही है हमारे पास, 9 नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, हमको इसको ट्रेडिशनल तरीके पे आके ही करना पड़ेगा, डिजिटल सम से ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लेट x बी द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 16, 24, 30, 36, 45 एंड x इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 123। अब देखो अगर x को 123 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब इस केस में आपको कोई डिजिटल सम नहीं लग पाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर कुछ और पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे केस में ट्रेडिशनल तरीका ही हमें अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, किसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 16 का, 24 का, 30 का, 36 का और 45 का। अब सबसे पहले 45 को ब्रेक करो तो कितना आएगा आपका, 9 पचे 45, तो 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 5, 36 क्या है आपका 12, तो 12 गुणे आपका 3, तो 12 क्या होता है आपका, या फिर 9 गुणे 4, तो 9 तो यहां पे है, 4 नहीं है, 2 का स्क्वायर मैंने यहां कर दिया। 30 क्या होता है 6 पंचे 30, ठीक है ना, तो 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 भी है 2 भी है 3 भी, 30 तो वैसे ही चला गया। 24, 8 त्रिक 24, 3 तो है, 8 बनाने के लिए हमें एक और 2 चाहिए होगा, तो यहां पे हम 2 से गुणा कर देंगे। 16, अब 16 के लिए क्या चाहिए हमें, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 तक है, हम 2 की पावर एक और यहां पे कर देंगे, तो सिंपली एलसीएम कितना आ गया, सिंपली एलसीएम आ गया 3 स्क्वायर इंटू 2 की 2 स्क्वायर को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं इंटू 5। अब कह रहा है कि ये एक नंबर है जो इनसे डिवाइड हुआ, लेकिन एक कंडीशन दे रखी कि वो नंबर कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे एक पेयर मौजूद है 3 का, ये भी एक 2 का पेयर है, ये भी एक 2 का पेयर है, लेकिन 5 यहां पे अकेले है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहां हमें इसका पेयर बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 36 क्या होता है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, देखो यहां 2 का एक पेयर मौजूद है, 3 का एक पेयर मौजूद है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो आपको हर पेयर चाहिए होगा तो हमें एक 5 से गुणा करना होगा। अब 5 से गुणा कर दिया हमने तो कितना आ गया 25, 25 चौक 100 हो गया, और 3 तिरिक का 9 और 9 चौक 36, तो ये 3600 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे आंसर नहीं, इसका एलसीएम 3600 आ गया। अब कह रहा है अगर 3600 को हमने 123 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा,
अब देखो, आपको भाग देना आता ही है, आप 3600 को 123 से भाग दे सकते हो और रिमाइंडर निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं जो चीजों को सिंप्लीफाई कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 18 को 4 से भाग दूं, तो 18 को अगर मैं 4 से भाग दूं, रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। तो यहां पे आप एक कॉन्सेप्ट को देखो कि 18 भी 2 का मल्टीपल है और 4 भी 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो भी 2 का मल्टीपल ही होगा, वो भी 2 का मल्टीपल ही होगा, ये कंफर्म है आपका। ठीक है, आप किसी भी नंबर पर ट्राई कर सकते हो इसको। 18 आपका 2 का मल्टीपल है, 4 भी आपका 2 का मल्टीपल है, तो इसीलिए जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो भी क्या होगा, 2 का मल्टीपल ही होगा। इसको आप ऐसे समझो कि भाई आप 4-4 के पेयर बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा 18 और 4 के बीच में जो बच जाएगा, तो अब वो जो वैल्यू आ रही होगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी 2 की मल्टीपल होगी। तो सिमिलरली आप यहां पे देखो 3600 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 123 भी 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो भी 3 का मल्टीपल ही होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर 33 आ रहा होगा। अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट में डाउट लग रहा है तो आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेना, आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन करने का एक और एडवांस तरीका भी है, वो भी आप समझ लो कि जैसे मान लो अब हमने एलसीएम निकाल रहे थे 16 का, 24 का, 30 का, 36 का और 45 का, ठीक है। अब उसके बाद जो भी एलसीएम आएगा उसको मैं 123 से भाग दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पे एक चीज देखो कि ये सिंपल तरीका है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक चीज कंफर्म है कि जो भी यहां पे आएगा, देखो तीन यहां पे बहुत सारे हैं, यहां भी तीन मिल जाएगा, यहां भी तीन मिल जाएगा, यहां भी तीन मिल जाएगा, हाँ यहां भी तीन मिल जाएगा। तो मतलब जो भी एलसीएम आएगा वो तीन का मल्टीपल होगा, और जिससे आप भाग दे रहे हो वो भी तीन का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो भी तीन का मल्टीपल ही होगा। तो एक ही ऑप्शन है, तो रिमाइंडर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप होता ना खटाक से आंसर मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में लग जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि बस मैंने भी देखा और ये सीधे दिमाग में क्लिक कर गया। वो टाइम लगता है उस चीज में, और कई बार क्या होता है भाई ऑप्शन नहीं मैच करो तो, लेकिन आपको ये चीज पता है, एक बार आपने प्रैक्टिस करना चालू की तो आप क्वेश्चंस में इसको लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से। अब जो क्वेश्चन क्या है कि find the number nearest to 10,000 which is exactly divisible by 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब जब भी मुझे 3 दिखता है तो मेरे दिमाग में डिजिट सम चलने लगता है। अब देखो ये पूर्णता विभाजित है 3 से, तो क्या ये है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिजिट का सम जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 4 2 6 9, ये हो रहा है 8 1 9, ये भी हो रहा है। अब और क्या देख सकते हैं, 5 से डिविजिबल है दोनों, 4 से डिविजिबिलिटी 8 से देख लेते हैं, 4 समझ में अपने आप आ जाएगा। 8 से देखें तो ये भी है 8 से, ये भी है 8 से, मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आप केवल लास्ट दो डिजिट देखो, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ 0 है, 80 डिविजिबल है, 40 भी डिविजिबल है क्योंकि यहाँ इवन नंबर, तो ये भी है डिविजिबल। अब बच रहा 7, 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, तो ये हो गया 80 और ये हो गया 10, 80 में 10 गया 70 आएगा। तो ये तो डिविजिबल है 7 से, क्या ये डिविजिबल है 7 से, 3 का पेयर बनाया 240 और ये आएगा 9, तो 240 में से 9 गया 231, ये 7 से डिवाइड 7 21, हाँ ये भी डिविजिबल है। तो मतलब ये दोनों नंबर कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में दे रखा है नियरेस्ट नंबर, तो नियरेस्ट ज्यादा कौन सा है भाई, ये तो बहुत दूर है, नियरेस्ट यही वाला है। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका डी आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ नंबर x इज डिविजिबल बाय 7 when this number is divided by 8 12 and 16 is leave a remainder 3 in each case, then find the least value of x। अब देखो ये ना सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है, तो मैं कहूंगा इसको सॉल्व ही कर लो। सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी, 7 से डिविजिबल है, तो अब
छोटी छोटी संख्याएं हैं, आराम से सॉल्व कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से डिविजिबल है क्या ये? 7 चौक 28, 3, हाँ ये डिविजिबल है। 7 ये डिविजिबल है, 7 दूनी 14, ये डिविजिबल नहीं है तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ये डिविजिबल है क्या? 7 दूनी 14, 15, ये भी डिविजिबल नहीं है तो ये भी आंसर नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है, इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया तो प्रत्येक केस में 3 बचता है, ठीक है। और 12 है अगर आपका तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देख लो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखो, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाए 3 शेषफल बचना चाहिए। यहां पे लगाए 4 3 12, 3 बच रहा है, यहां पे लगाए तो यहां भी 3 बच जा रहा है। 3 का लगा दो, 3 से, अब देखो यहां पे एक चीज देखो, अगर आप 12 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और शेषफल आपका 3 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। आप कोई केस लेके देख लो, जैसे मान लो 15 है, 15 को आप 12 से भाग करो, रिमाइंडर 3 आएगा। लेकिन जब आप इस 15 को इसके फैक्टर 3 से भाग कर रहे होगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो मतलब 3 से भाग करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये आ जाएगा 0, 4 1 5, ये नहीं 7 1 8, 8 4 12, यहाँ भी 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये सारे केस तो नहीं लग पा रहे, अब ये तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। अब ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में फिर आपको अब पुराने ट्रेडिशनल तरीके पे जाना होगा। अब देखो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये तरीके को छोड़ देंगे, भाई कई कई जगह बहुत टाइम बचा देता है आपका ये। तो ऐसा नहीं कि अब इस तरीके को छोड़ देना है, अब नहीं करना है। सिंपल सा लॉजिक क्या है, अब आप क्या करोगे, बेसिक तरीके पे चले जाओगे, वहां पे और सिंपल हो जाएगा ये। एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 के प्लस 3, 3 आपका रिमाइंडर बच रहा है। 16 हो गया आपका 2 की पावर 4, 8 तो वैसे ही कट गया, 16 जो है 8 का मल्टीपल है। 12 हो गया 3 गुणे 4, 4 तो है यहाँ पे, 3 और मिल गया तो 16 3 48, 48 के प्लस 3 आपका ये एलसीएम आ गया। लेकिन आपसे कह रहा है 7 से डिवाइड भी हो रहा है वो नंबर, तो हमने देखा था दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम इसके आसपास चलते हैं। 3, अगर मान लो मैं 3 यहाँ पे रखूं तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 144 प्लस 3। तो k की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो हमको 147 मिल रहा है, मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल था, आप ऐसे भी कर सकते थे। डिजिट सम से हमने लगाया, थोड़ा लंबा गया वहां पे क्योंकि वो करने के बाद ही आएगा, लेकिन आप ये मान के चलो डिजिटल सम लगाने से कई जगहों पे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेके चलनी है। अब ये क्वेश्चन है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें क्रमशः 15, 25, 35, 42 और 70 से भाग देने पर 11, 21, 31, 38 और 66 शेष बच रहा हो, ठीक है। अब देखो अगर हम 15 से भाग दे रहे हैं और 11 रिमाइंडर बच रहा है, मैं 3 और 9 खोजता हूं सबसे पहले। मैं सबसे पहले 3 और 9 खोज रहा होता हूं, तो यहां पे मुझे क्या मिल रहा है कि भाई 11 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 3 से भाग दूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा। अब जो भी रिमाइंडर्स को आप 3 से भाग दो, तो 11 को अगर मैंने 3 से भाग दिया तो कितना आएगा, 3 तरीका ना 2 रिमाइंडर। मतलब मैं कह सकता हूं अगर किसी संख्या को 15 से भाग देने पे 11 रिमाइंडर आ रहा है तो 3 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर आ रहा होगा। ये हमने बहुत बार कर लिया। आप चाहो तो संख्या सोच भी सकते हो, 26 मान लो, ठीक है। 15 प्लस 11 26 हो गई। 26 को 15 से भाग दिया, 11 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जब आप 3 से भाग दोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। 8 3 24, 2 बच जाएगा आपको। तो इसका मतलब 3 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर आ रहा होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसके डिजिट का सम करने पे 2 आएगा। करके देखते हैं। देखो ये कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 7 1 8, ये यहाँ 2 बचेगा। हम क्या कर रहे हैं, 6 डिविजिबल पूरी तरीके से 3 से, 9 भी डिविजिबल हमने काट दिया, 7 और एक 8 को जोड़ लिया। 8 आपका जो है, अगर हम 8 को भाग देंगे हम किससे, 3 से, तो 2 रिमाइंडर आ रहा होगा। तो ये आंसर हो सकता है। अब यही आंसर नहीं है, हो सकता है। इसको देखो, 6 कट गया पूरी तरीके से, 3 कट गया, 8 1 9, ये पूरा कट जा रहा है, यहां कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो,
2 1 3 और 6 6 पूरा कट गया, 3 कट गया 5, यहां भी 3 से भाग देने पे 2 रिमाइंडर बचेगा। इसको देखते हैं 6 4 10 11 12, ये आंसर नहीं हो सकता। आपने पोटेंशियली फाइंड आउट कर लिया, या तो ए आंसर है या तो आपका सी आंसर है, ये कंफर्म हो गया। अब और क्या देख सकते हैं हम लोग, एक तो 21 दिया, सॉरी 25 है, फिर आपका 35 है, 42 है। अब देखो अगर 42 दिया हुआ है तो आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकते हो, लेकिन ज्यादा सिंपल मुझे क्या लग रहा, 25 दे रखा है। अब देखो अगर कोई नंबर 25 से डिविजिबल है और डिवाइड नॉट डिविजिबल, 25 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आ रहा है आपका, आपका रिमाइंडर आ रहा है 21। तो संख्या कैसी होगी सोचो, आपने 25 से भाग दिया और आपका 21 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो संख्या कैसी होगी, 46 हो सकती है, ठीक है ना। या 50 में आप 21 जोड़ो तो कितना होगा, 71 हो सकता है, ठीक है। या 75 में आप 21 जोड़ो तो कितना आएगा, 96 आएगा, ठीक है। अब 100 में आप जोड़ो 21 तो लास्ट में है तो 21 आ रहा होगा। अब जैसे ही आप बढ़ोगे, अब 125 में आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 146 हो जाएगा। 150 में 21 जोड़ोगे तो आपका मतलब, आप कुछ भी कर लो, अगर संख्या 25 से डिवाइड करने के बाद 21 रिमाइंडर आ रहा है तो अंतिम दो संख्या या तो 21 होगी या 46 होगी या 71 होगी या फिर आपकी 96 होगी, और कोई संख्या नहीं हो सकती। तो आप देखो यहां पे तो ये केस लग रहा है, लेकिन ये आंसर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि यहां अंत में क्या दे रखा है, 56 दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर ए आ जाएगा। हमने यहां पे कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे निकाला है। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, इसको 3 से भाग देने पे 2 बचता है, 4 से भाग देने पे 3 बचता है, 5 से भाग देने पे 4 बचता है, और 6 से भाग देने पे 5 बचता है, तथा 7 से भाग देने पे 6 बचता है। ये आप संख्या कर सकते हो। आप चाहो तो सिंपली लगा लो भाई, 3 से भाग दे रहे हैं, 2 शेषफल बच रहा, मतलब संख्याओं का योग जो है वो क्या जाएगा, 3 से भाग दोगे उसके योग को तो 2 बचना चाहिए। ये तो वैसे खत्म हो गया, यहां पे आ सकता है आंसर 6, ये तो खत्म हो गया। 4 4 8 8 7 15, ये भी खत्म, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा है, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने कॉमन सेंस लगाया। देखो एमटीएस का क्वेश्चन है और आप मुंह जबानी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, 3 से भाग दे रहे हो, 2 शेषफल आ रहा है, मतलब डिजिट का सम जो भी आएगा उसको अगर आप 3 से भाग दोगे तो 2 बचना चाहिए। यहाँ पे 12 आ रहा, 12 पूरी तरह डिविजिबल है 3 से, ये खत्म हो गया। ये 6 4 10 5 15, ये भी डिविजिबल है 3 से, ये भी खत्म हो गया। 7 4 11 4 15, ये भी खत्म हो गया। तो सिर्फ ये बच रहा है, और ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, एग्जाम में आप जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर आपने ये ऑप्शन अपने आप से फ्रेम कर दिया, ऐसा नहीं है। आप जाके देखो प्रीवियस ईयर में यही सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। 5 6 8 9 12 से सबसे छोटी संख्या x को विभाजित किया जाता है, प्रत्येक मामले में एक बच रहा है। x से तो 31 विभाजित करने पे कितना शेषफल आएगा, आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, दिमाग लगाना कैसे कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताओगे। अब क्वेश्चन है, एक 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 20 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल 8 11 16 20 और 26 आता है। अब देखो मैं, मुझे फिर क्या दिखा, मुझे 12 दिखा, 15 दिखा। अगर कोई संख्या मान लो 12 से डिविजिबल है और शेषफल 8 आ रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग करूंगा, x को 3 से भाग करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आ रहा होगा। मतलब जो भी आंसर होगा उसके डिजिट का सम 2 आएगा। अब करके देखो, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 5 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से, 2 आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे 4 को अगर भाग करेंगे 3 से तो 1 आएगा। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। देखो मैं कैसे काट रहा हूं, आप इसको जैसे मान लो कहीं ऐसे दे रखा है 9 9 1 दे रखा है, तो मैंने कहा भाई आप इसको अगर जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, 9 प्लस 9 प्लस 1, तो 18 प्लस 1 19 आ रहा है। मैं इसको डायरेक्टली बोल देता हूं कि भाई देखो 19 क्या है, 18 प्लस 1 है।
अब ये दो तो डिविजिबल है ना, 18 डिविजिबल है 3 से, तो मैं इसको डायरेक्टली काट देता हूं। तो आप इसको ऐसे काट भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या 2 आएगा, ये कट गया कट गया कट गया कट गया, नहीं 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 आएगा क्या, ये कैंसिल, 8 2 10, ये भी 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आपका चुटकियों में निकल गया, ए इसका सही आंसर आएगा अगर आपको डिजिटल सम आता है तो, ठीक है ना। और ये भी देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन आपका है। तो डिजिट सम की मदद से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन दे रखा है 8 9 12 14 और 36 से भाग देने पर 4 आता है, हर केस में 11 से भी डिविजिबल है, डिजिट सम निकालो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। 9 दिख गया है आपको, 12 भी दिख रहा है, आपको आंसर आ जाना चाहिए। अपने आप से करना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2021 में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि परिणामी संख्या को 2 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेषफल कुछ भी ना बचे। अब देखो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 2021 में एक संख्या जोड़ो और इस संख्या को हम 2 3 4 5 6, मुझे ना तो 2 से मतलब है, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, मुझे केवल सिर्फ 3 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 दिख रहा है, इससे अगर मैं भाग करूं तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब देखो इसका सम कितना आ रहा, 2 2 4 1 5, इसका सम 5 आ रहा है। अब आपने उसमें एक संख्या जोड़नी है और जोड़ने के पास शेषफल 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा शेषफल, आप सोचो। अगर जो भी संख्या जोड़ रहे हो उसका सम डिजिट का 4 आ जाए या फिर 1 आ जाए, यही तो पॉसिबिलिटी है। अगर डिजिट का सम 4 हो गया तो 5 4 9 हो जाएगा और वो डिविजिबल हो जाएगी। अगर 1 हो जाएगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा तो डिविजिबल हो जाएगी। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही हमको यहाँ पे। अब देखो किसमें डिजिट का सम 4 या 1 आ रहा है। 8 1 9 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 7 1 8 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा। 9 1 10 हो रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है। 2 1 3 ये आंसर नहीं आएगा। मतलब सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आपका डी आ रहा होगा। तो डिजिट सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने डिजिट सम को प्रॉपर पढ़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला केस आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, चाहो तो आप डिजिटल सम ना भी लगाओ, कॉमन सेंस लगा सकते हो। क्या है कॉमन सेंस, देखो 2021 है, नंबर को जोड़ा और एक आपको 5 दिख रहा है, तो मतलब आप जब इसको डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 5 से अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक ही केस बन सकता है कि या तो डिजिट के लास्ट में 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या यहाँ पे 5 पॉसिबल है? भाई देखो अब या तो फिर यहाँ पे लास्ट में 4, इसके अंत में 4 आ रहा हो, तो कोई नंबर ऐसा जिसके अंत में 4 दिया है, नहीं दे रखा है, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जो भी संख्या हो इसके अंत में 9 आ जाए। तो अब देखो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। तो आप अगर डिजिटल सम नहीं भी लगाना चाह रहे हो तब भी एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओगे। अच्छा चलो, ये आ गया आपका घंटियों वाला क्वेश्चन। हम एक काम करते, काफी लंबा वीडियो ये हो गया है, तो हम लोग अब जो पूरा प्रॉपर घंटिए वाले क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करेंगे। प्रॉपर एक जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं बेल्स वाले, वो सारे क्वेश्चन एक साथ लेके, या जो और आपका सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन आते हैं जहां पे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज का सफर हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ आपको नया मिल रहा हो, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम लोग बेल्स वाले क्वेश्चन को कर रहे होंगे। थैंक यू।